ना। हाँ ठीक है। जो नियम निर्धारित किए गए हैं उनका पूरी तरह से पालन करना, है ना। हर कार्य को करने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए जाते हैं। जो उन नियमों का पालन पूरी तरह से करता है वो ये कहा जाता है कि उसने आदर्श स्थिति को प्राप्त कर लिया है। जैसे अब आदर्श विद्यार्थी की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे क्या है, जो आप लोग सुनते हैं कि का चेष्टा वको ध्यानम, कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए और उसका बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये लीड कहाँ करता है, एक आदर्श की तरफ, ठीक है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है कि हम कितना भी ध्यान लगाएं एक काम को करने में, जब तक कि कोई प्रेशर ना हो तब तक हमारा जो माइंड होता है वो डेविएट होता रहता है, कहीं ना कहीं हमारा ध्यान दूसरी तरफ जाता रहता है। तो आदर्श स्थिति क्या है कि ध्यान हमारा ऐसा हो कि बिल्कुल एक ही चीज पर कंसंट्रेटेड हो। लेकिन सामान्य स्थिति क्या है कि जो आदर्श बना हुआ है हम उसे प्राप्त करने का तो प्रयत्न करते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से प्राप्त करने हम उतना सफल नहीं हो पाते उसमें। और जो सफल हो जाता है फिर वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनता है कि देखिए उसने मेहनत की और वो इस एक पर्टिकुलर चीज को जो करना चाहता था उसने अचीव कर लिया। तो यहाँ जो आदर्शवाद हम लोग पढ़ रहे हैं ये भी एक ऐसे ही प्रतिमान की बात करता है, आदर्श स्थिति की बात करता है। और जो विचार हैं विचारों को भी आदर्श बनाने की बात करता है। जो अभी तुम लोगों ने कहा सत्य अहिंसा, ठीक। अब अगर आदर्श की बात करो तो वहां पर क्या है, हमें हर परिस्थिति में सत्य बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। लेकिन एक सामान्य मनुष्य की तरह सोचो, क्या ऐसा संभव हो पाता है? करने के लिए बोलिए। डिस्टर्ब हो रहा है क्या तुम्हें? यस मैम। अच्छा ठीक है, कर दिया। तो आदर्श स्थिति क्या है, जहाँ पर कि हम सत्य का पूरी तरह से पालन करें, अहिंसा को पूरी तरह से अपना लें और सबका भला सोचे, परोपकार के बारे में ही सोचे, ठीक। तो ये जो आदर्श विचार हैं उन्हीं के आधार पर आदर्शवाद का भी सृजन हुआ है। हमारे विचार ऐसे हों जो सबके लिए लाभदायक हो, किसी को भी उससे हानि ना पहुंचे, ठीक। और आदर्शवाद में जो पश्चिमी विचारक रहे हैं उनमें भी बहुत सारे हैं, हेगल हैं, कांट हैं, और इनका जो उद्गम माना जाता है वो प्लेटो से माना जाता है कि प्लेटो के विचारों से ही आदर्शवाद की शुरुआत हुई। प्लेटो ने ये कहा कि विचार ही सत्य है और उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं। अब विचार क्यों सत्य है, इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी एक चीज का सिद्धांत है, अगर रेल है, रेल का इंजन बनाने का सिद्धांत है, ठीक। तो रेल का इंजन बना, पदार्थ से बना, पदार्थ नष्ट हो गया समय के साथ, लेकिन अगर व्यक्ति को सिद्धांत मालूम है तब वो क्या करेगा, पुनः वो पदार्थ इकट्ठे करके उसी विचार के आधार पर उस रेल के इंजन का निर्माण पुनः कर सकता है। तो विचार जो है वो शाश्वत है और जो पदार्थ है वो नश्वर है। और इसी तरीके से जो विचार हैं, ये कहा गया जो भारतीय दर्शन है उसमें भी ये कहा गया कि ये जो सब कुछ हमको दिखाई देता है वो ब्रह्म के विचारों का प्रकटीकरण है। कोई एक ऐसी शक्ति है ब्रह्म, पर ब्रह्म जिसके के विचारों का प्रकटीकरण चारों तरफ होता है, और ये जो सृष्टि हमें दिखती है वो ब्रह्म के विचारों का ही मैनिफेस्टेशन है, ठीक। और ब्रह्म को प्राप्त करने का हमारा मेन जो रास्ता है वो मूल्यों से होकर जाता है। अगर हम अपने जीवन को उच्च आदर्शों से युक्त करेंगे, चलिए ठीक है आप सारी परिस्थितियों में सत्य नहीं बोल सकते, लेकिन कम से कम आप सारी परिस्थितियों में असत्य का पालन ना करें, ठीक है। आप हर एक के लिए अहिंसा नहीं अपना सकते। कोई आपका बुरा कर रहा है तो आपके मन में भी उसके लिए उतने अच्छे विचार नहीं आएंगे, लेकिन हम सबके लिए बुरी भावना रखें ये नहीं करना चाहिए। तो जो विचार हैं, विचारों की शुद्धता ही
हमें हमारी कमियों को दूर करके और हमें हमारी अपनी आत्मा को जानने के लिए हमारी सहायता करती है। तो ये जो आदर्शवाद है, ये आदर्शवाद का सबसे प्रमुख उद्देश्य है आत्मानुभूति करना, मतलब स्वयं के बारे में जानना। और ये स्वयं के बारे में हम कब जानेंगे? हम तब जानेंगे जब हम स्वयं के बारे में सोचना शुरू करेंगे। अगर हम दूसरों के प्रति दुर्भावना ही रखेंगे तो अपने बारे में सोचने से ज्यादा हम दूसरों के बारे में विचार करेंगे, और उस स्थिति में स्वयं अपना परिचय प्राप्त कर पाना कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तो उलझे रहेंगे इन बातों में कि मैं उसको कैसे नुकसान पहुंचाऊं, या उसने मेरा क्या नुकसान कर दिया, या उससे मुझे क्या हानि हो गई, या मैं इसके बदले में इसको क्या हानि पहुंचा सकता हूँ। जब आप केवल दूसरों के ऊपर ही अपना पूरा ध्यान आकर्षित रखेंगे तो आपके पास अपने बारे में सोचने के लिए, अपनी कमियों को पहचानने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए और अपनी अच्छाइयों के बारे में जानने के लिए समय नहीं मिलेगा। ठीक, तो आत्मानुभूति करना ये आदर्शवाद का सबसे प्रमुख उद्देश्य है, और ये प्रमुख उद्देश्य हमें हर किताब में पढ़ाया जाता है। आप कोई भी किताब उठा करके देख लीजिए। जब हम लोग न्यूज़पेपर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी की सारी दुनिया गलत मार्ग पर ही जा रही है। ठीक है, आप उसमें हर तरीके की घटनाएं देख सकते हैं। आप अपराध में, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे वो औरतों के लिए क्राइम हो, चाहे वो जमीन जायदाद का विवाद हो, सारी चीजें। ठीक है, लेकिन तुम खुद सोचो कि तुम लोग जो नर्सरी से पढ़ाई कर रहे हो, अभी तक क्या कभी भी किसी किताब में ऐसा लिखा था कि हमें सत्य नहीं बोलना चाहिए या हमें मारपीट करनी चाहिए? क्या कभी ऐसा कहीं लिखा मिला है? नो मैम। नो मैम। नहीं मिला है ना। लेकिन क्या वास्तव में दुनिया वैसी ही है जैसी हम किताबों के आधार पर सीखते हैं? ऐसा भी नो मैम। नहीं है। ठीक नहीं। है, हर व्यक्ति वो कार्य करना चाहता है जो वो आसानी से, जिसमें उसको अपना लक्ष्य पूरा होता हुआ दिखे। और अगर कोई लक्ष्य कठिन है तो उसके लिए फिर आपको सब कुछ इस तरीके के कार्य छोड़ करके केवल और केवल अपने लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करना होगा। अब वो चाहे आप कुछ भी करना चाहें अपने जीवन में, वो संभव तभी होगा जब आप अपने लक्ष्य को पूरी तरह से ध्यान में रखें। अगर आप लक्ष्य तो बना लिया कि हमें बनना है ये, हम बनेंगे ऑफिसर, या हम बनेंगे टीचर, या हम बनेंगे कुछ भी, एक आपने अपना एम डिसाइड किया, और अगर आपके कार्य उस उद्देश्य के अनुसार, उस उद्देश्य के अनुरूप नहीं है, तब क्या होगा? आप उस लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। या फिर आपने ऑफिसर बनने का सोचा है तो मे भी ज़्यादा से ज़्यादा आप एक क्लर्क बन जाएं, लेकिन अगर आप उसके अनुरूप मेहनत नहीं करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि जो आदर्शवाद है वो क्या करता है, वो आइडियल थॉट्स पर अपना फोकस रखता है, और साथ ही साथ ये भी कहता है कि हम सभी को उन थॉट्स को, उन विचारों को, जो अच्छे विचार हैं उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे कि हम अपनी जो भी लाइफ है उसको बेहतर बना सकें और सेल्फ रियलाइजेशन कर सकें, आत्म अनुभूति कर सकें। ठीक है, और इसी क्रम में मैंने एक स्लाइड बनाई है, उसे हम शेयर करा रहे हैं। स्क्रीन दिख रही है तुम लोगों को? मैम। यस मैम। ठीक है, यस तो मैम। टॉपिक है हमारा शिक्षा में आदर्शवाद।
ठीक, अब आदर्शवाद जो हमने तुम्हें बताया कि पिछले लेक्चर में हमने तुमसे कहा था कि जो मनुष्य है वो सभी जीवों में श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उसके पास सोचने समझने की शक्ति है। सब म्यूट करो बेटा। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। मैम स्क्रीन कुछ नहीं दिख रही? रहा है। और मैम नो दिख मैम रही है। पूरा ब्लैक आ रहा है। मैम दिख रहा है। दिख रहा है। एक दिख मिनट, रहा है। दिख रहा है कुछ लोग? यस मैम मैम दिख अब रहा है। दिखा। अब दिखा? यस मैम। चलो सबको दिखने लगा ना? किसी को अभी भी नहीं दिखाई दे रहा? मैम क्या दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? अब बेटा अब मैम तो उन लोग को क्या हुआ? जिसको अभी भी नहीं दिख रहा है, आधा दिख रहा है। अब दिख रहा है। मैम अच्छा दिख चलो रहा है। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, सुनो सुनो। नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, हम पूरी रीडिंग करेंगे, जिसको नहीं दिख रहा है वो सुन लेगा और बाद में हम सेंड कर देंगे, ठीक है? ओके मैम। जिनको नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, हम उसको पूरा ही एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? लेकिन तुम लोग अब पहले अपना अपना म्यूट करो सब, नहीं तो डिस्टरबेंस बनी रहेगी, ठीक है? ये हम तुम लोग को वो कर देंगे, ग्रुप पे शेयर कर देंगे, ठीक है? चलो, तो ये जो आदर्शवाद है, आदर्शवाद ये कहता है कि मनुष्य ईश्वर की सबसे उत्तम कृति है। ये तो खैर सभी दर्शन मानते हैं कि अंत में जाकर यही कहते हैं कि सबसे उत्तम कृति मनुष्य ही है और मनुष्य की ही अपनी बुद्धि है, जिसके आधार पर कि वह अपने आसपास के वातावरण को समझ पाता है और अपना सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास करता है, ठीक है? मॉरल, स्पिरिचुअल, कल्चरल, all these developments are done by the ability of thinking of human beings, ठीक? और इसी सब से वो क्या करता है, अपना जो सोशल एनवायरनमेंट होता है वो उसको भी नियंत्रित करता है। अगर वो सोच समझ नहीं सकेगा, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो आज भी हम आदिम दशाओं में ही जीवित रहते। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं आदि मानव किस प्रकार से रहता था, लेकिन आदि मानव से वर्तमान हमारी सभ्यता और संस्कृति के निर्माण तक हम पहुंचे कैसे? विद द हेल्प ऑफ आवर थॉट्स। हर पीढ़ी में लोगों ने कुछ न कुछ सोचा और कुछ न कुछ अपने जो भी नॉलेज का फील्ड था उसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया, और वो विचार तब से आदिकाल से इकट्ठा होते 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 आज जो हमारा सोशल एनवायरनमेंट जैसे हमें दिखता है वहां तक हम पहुंचे। और अब यहाँ से आगे का रास्ता जो है, एक नज़र उस पर भी डाल लीजिए आप। यहाँ तक तो हम अपने विचारों से पहुंच गए, लेकिन अगर हम अपने विचारों को इतना अच्छा नहीं रखेंगे कि हम अपने साथ साथ दूसरों को भी एक अच्छा भविष्य देने के बारे में सोचें, तो क्या है, इस पूरी धरती का डिस्ट्रक्शन होना तय है। जैसा कि कोरोना की स्थिति में तुम लोग देख रहे हो, कहीं किसी देश ने एक वायरस को बनाया या फैलाया या जो भी किया, उसकी वजह से क्या है, जो पूरा का पूरा अर्थ है वो सफ़र कर रहा है। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सब के सब सफ़र कर रहे हैं। तो ह्यूमन बींग्स को अपने जो थॉट्स हैं उसको, जो भी पूरा यूनिवर्स है या जो भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके भले के लिए अपने थॉट्स का यूज़ करना चाहिए। ये ना सोचे कि मानव सभ्यता बिगड़ेगी तो हम बने रहेंगे, हम भी बने हुए नहीं रह पाएंगे, ठीक? तो आगे बढ़ते हैं कि आदर्शवाद जो है उसने शिक्षा पर बहुत प्रभाव डाला है, और आदर्शवाद में जो शिक्षा है वो मनुष्यता के लिए अनिवार्य है। और अनिवार्य क्यों है? क्योंकि जो शिक्षा है वही व्यक्ति को सोचने, समझने और तर्क करके सही कार्य करने को प्रेरित करती है। कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है? अब अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो जो आतंकवादी भी होते हैं, आप देखेंगे उनमें भी बहुत पढ़े लिखे और डिग्री वाले लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स भी होते हैं, लेकिन वो अपना जो दृष्टिकोण है उसको मनुष्यवादी नहीं रख पाते हैं। वो ये नहीं सोच पाते हैं कि अगर किसी भी मनुष्य का नुकसान हो रहा है तो अल्टीमेटली वो हम ही से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो उनको उनकी
ट्रेनिंग है, जो उनको पढ़ाया लिखाया गया, वो केवल एक ट्रेनिंग दी गई, उनको हम शिक्षित नहीं कह पाएंगे, क्योंकि शिक्षित होने का तो ये एक एट्रीब्यूट है कि व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है उसमें सही क्या है और गलत क्या है, इसको हमेशा सोच समझकर आगे बढ़ेगा। अगर कोई एक बहुत घटना होती है जो हमें बहुत खराब लगती है, खास करके जो आजकल तुम लोग देखते हो कि महिलाओं को लेकर के या लड़कियों को लेकर के जिस तरीके के अपराध होते हैं, तो दिमाग में कहीं ना कहीं आता है कि ये आदमी है, या मुंह से निकल जाता है कि जानवर है। लेकिन जो जानवर होते हैं वो भी उस तरीके का व्यवहार नहीं करते। तो जो एक बदलाव लाने का साधन है वो तो शिक्षा ही है, कि व्यक्ति को शुरू से इन बातों को समझाया जाए कि मनुष्यता के प्रति किया गया कोई भी गलत कार्य कभी भी सही नहीं हो सकता। अब मनुष्य, जितना मनुष्य एक आदमी है उतना ही एक महिला भी है, उन दोनों में इस ग्राउंड को लेकर के कोई अंतर नहीं होता। ठीक, तो जो आदर्शवाद है वो भी आदर्श विचारों की बात करता है, जिसमें व्यक्ति को अच्छे कर्म करने के लिए, गुड डीड्स के लिए हमेशा मोटिवेट किया जाता है। तो बिना शिक्षा के मनुष्य पशुवत जीवन जीता है, लेकिन जब वो शिक्षा के द्वारा सामाजिक आदर्श, मान्यता, मूल्य, इनकी जानकारी प्राप्त करता है, तब वो एक उत्तम नागरिक और संस्कारी व्यक्ति बनता है। ठीक, अगर मान लीजिए किसी को शुरू से नहीं सिखाया गया कि सही क्या है और गलत क्या है, तब तो हम नहीं कह सकते कि उसकी गलती है, तब तो वो जो उसको सही लगेगा वो करेगा। लेकिन अगर कोई एक संस्कारवान परिवार है जिसमें सभी अच्छे हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो सही और समाज सम्मत कार्य नहीं करता है, तब क्या होता है? तब लोग यही कहते हैं कि ऐसे परिवार में इस प्रकार के संस्कार इस व्यक्ति को कहाँ से मिल गए। तो जो समाज होता है वो संस्कार भी सिखाता है और आदर्शों की बात भी बताता है। और आदर्शवाद का जो मुख्य कार्य रहा है शिक्षा में, वो ये रहा है कि वो अच्छे जो भी विचार रहे हैं उनको व्यक्ति को बताता है कि क्या अच्छा है, आपकी लाइफ में क्या ऐसा है जिसे करके आप एक अच्छे स्थान पर पहुंच सकते हैं। ठीक, तो अब इस अच्छे में क्या है, आप अपने विकास के लिए जो अच्छा करते हैं, अपने आसपास के लोगों के विकास के लिए जो अच्छा करते हैं, अपने समाज के लिए जो अच्छा करते हैं, और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी अच्छा करते हैं, वो सब का सब आदर्शवाद के फलस्वरूप ही शिक्षा में आया है। अब इसका एग्जाम्पल हम तुम्हें बताते हैं। तुम लोग कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, या फिर मॉरल वैल्यूज हो। ठीक, तो उनमें क्या होता है, आप जब अपने चैप्टर्स देखेंगे तो उसमें जिन लोगों ने सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम किया है उनका जीवन परिचय दिया जाता है। और इसको देने का पर्पस क्या होता है कि जो कुछ अच्छा उन्होंने किया आप उसे देखें, पढ़ें, उससे परिचित हों और आप अपने जीवन में भी उन मूल्यों को उतारें। हम में से सभी ने पढ़ा होगा गांधी जी के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, और आपके विवेकानंद जी के बारे में। ठीक, तो जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज में कुछ अच्छा किया, उनके बारे में, उनके आदर्शों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में हम शुरू से ही बच्चों को बताते हैं, जिससे कि वो उन मूल्यों को जान करके और उस परिश्रम के महत्व को समझे और स्वयं भी परिश्रम करने की आदत डालें। ठीक, इसके बाद आती है बात कि भारतीय आदर्शवाद क्या है। अब देखो, जो ग्रंथ हैं हमारे, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, इन सब के मूल्य तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बीच बीच में क्या हुआ कि उन्हीं मूल्यों को लोगों ने अपने लाभ के लिए तोड़ मरोड़ करके और उसकी गलत व्याख्या भी की है। लेकिन भारतीय आदर्शवादी क्या कहते हैं, वो भी ये कहते हैं कि जो कुछ भी नवीन है, अच्छा है और उपयोगी है, उसको हमें हमेशा स्वीकार करना चाहिए। केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, अपितु हमें समय के साथ बदल करके और जो भी अच्छे आदर्श हैं, अब ये नहीं कि आदर्शों में मिलावट हो सकती है, अब सत्य बोलना चाहिए। अगर आप अपनी परिस्थिति बस नहीं बोल रहे हैं तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं, आप अपने लिए उस चीज को बदल रहे हैं। इससे जो भी
वो वैल्यू है, जो ट्रुथ की वैल्यू है, वो आपकी प्रभावित नहीं होगी, लेकिन आपका व्यक्तित्व प्रभावित होगा। ठीक, ये कुछ आदर्शवादी जो दार्शनिक हैं उनके नाम हैं। इमैनुअल कांट, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल, फिश्ते, जी मूर, बर्ट्रैंड रसल, और भारतीयों में जो आपके महात्मा गांधी जी हैं, वो भी आदर्शवादी कहे जाते हैं। इन्होंने भी भारतीय मूल्यों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया है। और साथ ही साथ जो भी मैम आपका इमैनुअल कांट, हाँ कांट है, मैम और इमैनुअल कांट जर्मन दार्शनिक है। कांट हाँ दर्शन, अब इतना हमें एकदम एग्जैक्ट तो नहीं याद है, लेकिन हाँ ये कि आदर्शवाद जो है, इनके विचार आदर्शवादी विचारों से प्रभावित हैं। ठीक है, तो ये भारतीय आदर्शवादी जो अच्छा है, नवीन है, उपयोगी है, उसको स्वीकार करते हैं, मगर जो आदर्श है उनकी प्राप्ति में बाधा उत्पन्न ना हो। अब आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप क्या होता है? यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो है ज्ञान और दूसरी है प्रक्रिया। ज्ञान, जो कुछ भी हम जानते हैं और अर्जित करके अपने पास रखते हैं, वो कहलाती है ज्ञान। और ज्ञान के साथ साथ नॉलेज है, ये नॉलेज डायमेंशन। और दूसरा है प्रोसेस, प्रक्रिया। हम किस प्रकार से इस नॉलेज को गेन करते हैं, कहीं से भी, जो भी सोर्स है। हम तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये भी पढ़ा है कि जो भी शिक्षा की प्रक्रिया में कई सारी एजेंसीज लगती हैं। घर भी हमारा एजेंसी है, सोसाइटी भी एजेंसी है, लाइब्रेरीज, और साथ ही साथ सिनेमा से भी हमें जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। तो आदर्शवाद जो है, इसमें दो चीज़ें कही गई कि ज्ञान और प्रक्रिया, इन दो चीज़ों के रूप में एजुकेशन होती है। हम कितना नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं और उसका प्रोसेस क्या है। ठीक, प्राचीन भारत में जो शिक्षा की परिभाषा थी, कहा जाता था सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जिससे कि हमें मुक्ति प्राप्त हो। ठीक, और उस समय में जो पाश्चात्य के आदर्शवादी थे, वो भी शिक्षा और ज्ञान में कोई भेद उनके लिए नहीं होता था। प्लेटो ने जो अपनी परिभाषा दी, उन्होंने ये कहा कि शिक्षा मनुष्य के शरीर और आत्मा दोनों को पूर्णता प्रदान करती है। ठीक है, जो भी प्लेटो के विचार थे, उन्हीं से आदर्शवादी विचारों की शुरुआत हुई। इसके बाद पेस्टोलॉजी है। पेस्टोलॉजी ने कहा कि मनुष्य की स्वाभाविक शक्तियों का प्राकृतिक, सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। ये सारी डेफिनेशंस तुम लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ी हैं, लेकिन अब इसका जो रेफरेंस है वो बदल जा रहा है। पिछले साल तुम लोगों ने इसको केवल एजुकेशन की डेफिनेशंस के लिए देखा था, लेकिन दिस टाइम ये आदर्शवाद के दृष्टिकोण से शिक्षा की व्याख्या कर रही हैं। ठीक, अब इसमें देखो, मनुष्य की जो भी शक्तियां हैं, जो उसमें ऑलरेडी हैं, उन्हीं को विकसित करने की बात कही जा रही है। और फिलॉसफी के अलावा साइकोलॉजी में भी तुम लोग देखो, तो साइकोलॉजी भी इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करता है। और हम खुद भी महसूस कर सकते हैं कि एक ही माता पिता के अगर 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, तो वो दोनों एकदम अपनी क्षमताओं में एक समान नहीं होते। सबका जो इंटरेस्ट होता है वो अलग अलग होता है। कोई म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, कोई डांस में इंटरेस्टेड है। तो जिसका जो इंटरेस्ट है, उसी का प्राकृतिक, सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास करना। ठीक, और जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई वाली आई है, उसमें भी ये बात कही गई कि अगर व्यक्ति ये चाहता है कि वो विज्ञान के साथ साथ कला के विषय भी पढ़े, तो उसको पढ़ने की छूट होनी चाहिए, जो कि वर्तमान में नहीं है। कला के विषय अलग है और विज्ञान के विषय अलग है। ठीक, इसी क्रम में जो बटलर है, उनकी डेफिनेशन क्या है? शिक्षा इस प्रकार की क्रिया है जिसके द्वारा मानव समाज के अधिक परिपक्व सदस्य कम परिपक्व सदस्यों में अधिक परिपक्वता लाने के निमित्त तथा उसके द्वारा मानव जीवन में सुधार लाने के लिए योगदान करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक, इन्होंने
मैच्योरेशन के हिसाब से डेफिनेशन दी। और हर्बर्ट जो है, इन्होंने क्या कहा, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है। महात्मा गांधी, भारतीय आदर्शवादी। शिक्षा से मेरा तात्पर्य मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्कृष्ट विकास से है। ठीक है, अब इन सभी के आधार पर जब हम देखते हैं कि ये जो डेफिनेशंस हैं उनका कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन के फॉर्म में हम ये देखते हैं कि जो भी एजुकेशन है उसको प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करना पड़ता है। ठीक, अगर आप ये सोचे कि हम सक्रिय नहीं रहेंगे और हमें एजुकेशन मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपको नियमित अध्ययन भी करना पड़ेगा और स्वाध्याय भी करना पड़ेगा। जो कुछ भी बताया जाता है क्लासरूम में, वो तो क्लासरूम खत्म होने के साथ ही आपके दिमाग से धीरे धीरे करके आउट होना शुरू हो जाता है, और तब तक वो आपके दिमाग में नहीं टिकेगा जब तक कि आप उसको बार बार रिवीजन नहीं करेंगे। क्यों? बिना रिवीजन किए याद हो जाता है या फिर रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है? पढ़ती है मैम पढ़ती है मैम। कितनी बार करते हो रिवाइज किसी चीज को याद करने के लिए? मैम जब तक वो याद नहीं हो जाता। अच्छा, फिर भी 2 बार, 4 बार, 10 बार, यस कुछ एक एवरेज, या 5 बार? मैम बहुत बार लिख के भी देखना पड़ता है। ठीक, लेकिन अगर जब मैम आप क्लासरूम में अच्छे से समझ में आ जाता है तो ज्यादा नहीं करना पड़ता। हाँ, ये बात भी सही है कि अगर सही से समझ में आ जाता है तो ज़्यादा हमें उसको जो उसका समझने में और ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि जो चीज़ें टीचर कह रहा था वो भी हमारे दिमाग में रहती हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं, ये चाहते क्या हैं, अगर हमारी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, मान लो कोई एक प्रश्न पढ़ाने से पहले तुमको ये कह दिया जाए कि नहीं, ये प्रश्न एग्जाम में आने वाला है, तब क्या होता है, आँख, कान और दिमाग सब उसी पर फोकस हो जाता है ना, ये तो आने वाला है, उस समय भी पढ़ेंगे, घर जा करके भी पढ़ लेंगे, और आगे भी ये ध्यान रखेंगे कि जब किताब खुले तो कम से कम उस प्रश्न को तो देख ही ले, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो वही चीज आदर्शवाद के साथ भी है कि जब व्यक्ति इस बात को, म्यूट करो सब अपना, आवाज डिस्टर्ब कर रही है। जब व्यक्ति इस बात को ध्यान में रखता है कि हमारा जो व्यक्तित्व का विकास है वो हमें करना है, और इस विकास यात्रा में सही से हमें अंतिम स्तर तक पहुंचने के लिए अपने जो भी कार्य हैं उनको ठीक रखना है, तब क्या होता है, वो हमेशा अपने कार्यों को सही रखने का प्रयास करता है। ठीक, और शिक्षा का यही है, आदर्शवादी शिक्षक जो है वो यही कहता है कि शिक्षा प्रदान करने और अर्जित करने के लिए सक्रिय प्रयास करना पड़ता है, बिना प्रयत्न के शिक्षा नहीं होती। और शिक्षा का अल्टीमेट जो उद्देश्य है वो यही होता है कि हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो हमारी आत्मानुभूति में हमारी सहायता करे। ठीक, और दूसरी चीज कि आदर्शवाद में शिक्षा प्राप्ति के लिए शिक्षक अनिवार्य है। ठीक, और जो आपके आगे के दर्शन है उसमें शिक्षक का स्थान बदला है, लेकिन जो आदर्शवाद है वो ये कहता है कि यदि आपके पास एक अच्छा शिक्षक नहीं है तो आप सही से शिक्षित नहीं हो सकते। हाँ ठीक है, आप स्वाध्याय करके बहुत सारी इंफॉर्मेशंस अलग अलग जगह से इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जो आपका गुरु होता है वो क्या करता है, वो आपको उस ज्ञान को सही तरीके से समझ करके अपने जीवन में उतारने के लिए आपकी सहायता करता है। ये भी एक आदर्श स्थिति है। जिस प्रकार से आदर्शवाद एक आदर्श शिक्षा की बात करता है कि शिक्षा ऐसी हो जो हमें हमारी आत्मा से मिला दे, हम बाकी चीज़ों से अगर उलझे रहेंगे तो हम स्वयं का परिचय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह से ये भी कहा गया कि सच्चा ज्ञान जो है उसकी प्राप्ति के लिए शिक्षक
अनिवार्य है। जब तक हमें एक अच्छा शिक्षक नहीं मिलेगा तब तक हम किसी भी ज्ञान को उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे, और समझने के अलावा एक और चीज़ है कि उसको अपने जीवन में नहीं उतार पाएंगे। बात इसकी नहीं होती कि आपने कितना पढ़ लिया, बात इसकी होती है कि जो कुछ भी पढ़ा उसके अनुसार आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का बना। क्या आपके व्यक्तित्व में जब आप पढ़े नहीं थे तब से कोई अंतर आया? यदि आया तब तो शिक्षा का उद्देश्य है, जो आपने प्राप्त किया वो आपको उसका कुछ आउटकम मिला। लेकिन अगर आपके व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं आया, आप पढ़कर के भी उसी प्रकार से अपना जीवन बिताते हैं जैसा कि आप बिना पढ़े बिता रहे थे, तो फिर उस शिक्षा पर भी क्वेश्चन मार्क लगता है, उस टीचर पर भी क्वेश्चन मार्क लगता है, और उस स्टूडेंट के बारे में भी प्रश्न किए जाते हैं कि इसने पढ़ने के बाद सीखा क्या। नेक्स्ट है, शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्य पूर्व निर्धारित होते हैं। प्री डिटरमाइंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशन। तो जो भी एजुकेशन है उसमें हम लक्ष्य पूर्व निर्धारित करके रखते हैं। ये केवल आदर्शवाद के साथ ही नहीं है, आप कोई भी एक दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको उसके लक्ष्यों को देखना पड़ेगा कि इस दर्शन के अनुसार क्या लक्ष्य रखा गया। जैसे हमने तुम्हें अभी बताया कि शिक्षा में आदर्शवाद का उद्देश्य क्या था। आदर्शवाद इसलिए लाए गए क्योंकि जब तक कोई एक हमारे सामने अच्छा उद्देश्य नहीं होगा तब तक हमारी शिक्षा का कोई हमें जो रास्ते पे हम चल रहे हैं उस रास्ते से हमें कहाँ पहुँचना है हम ये निर्धारित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप घर से निकले, आपको ये पता है कि आपको कहाँ जाना है, कौन सा काम करना है, कौन से रास्ते से जाना है, तब तो ठीक है आप निकलेंगे, तुरंत अपना काम कर लेंगे। लेकिन अगर आप घर से निकले और आपको ये नहीं क्लियर है कि आपको क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ करना है, तो फिर क्या होगा? उस स्थिति में आप अनायास इधर से उधर, उधर से उधर जाएंगे, लेकिन आप अपने जो समय है उसका पूर्ण यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। और आदर्शवाद ने भी क्या किया? आदर्शवाद ने शिक्षा को उसका उद्देश्य दिया। अगर कोई आदर्श ही नहीं होगा तो फिर तो आप जैसे भी अपना जीवन बिताइए, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है? अगर मान लीजिए एक विद्यार्थी है, ठीक है, तो अब हमारे जो भी दर्शन है उसके अनुसार सभी के कर्तव्य निर्धारित हैं। एक परिवार में देख लीजिए, पिता के क्या कर्तव्य हैं, माता के क्या कर्तव्य हैं और बच्चों के क्या कर्तव्य हैं। जब सभी अपने कर्तव्य का पालन सही से करते हैं तभी कोई एक घर सही तरीके से चलता है। और अगर पिता अपने कर्तव्य ना पूरे करे, माता अपने ना करे, बच्चे अपने ना करे, तो क्या होगा? वो जो परिवार होगा उसमें हर आदमी कहीं न कहीं दुखी और परेशान, हैरान रहेगा। वो कभी भी अपनी लाइफ को सही तरीके से सेटल नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज़ शिक्षा में आदर्शवाद के साथ है कि आदर्शवाद ने ऐसे उद्देश्य दिए जिनकी प्राप्ति करके व्यक्ति अपने जीवन को उच्च बना सकता है। और इसीलिए ये है कि शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्य पहले से निर्धारित कर दिए जाते हैं। न सिर्फ आदर्शवाद में ऐसा है बल्कि प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद सभी में पहले से निर्धारित होता है। और हर एक दर्शन का कुछ न कुछ एक अच्छा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ उद्देश्य की बात कही जा रही है कि उद्देश्य ऊंचे होने चाहिए। उसी तरह से जो प्रकृतिवाद है, प्रकृतिवाद में जो शिक्षण की विधियां हैं वो फोकस किया गया कि किस तरीके से पढ़ाया जाए, और शिक्षार्थी को केंद्र बिंदु माना गया। ये माना गया कि शिक्षा जो है वो बच्चे के विकास के लिए है। बच्चा इसलिए नहीं है कि वो शिक्षा प्राप्त करे, शिक्षा इसलिए है कि वो बच्चे का विकास करे। अगर शिक्षा प्राप्त करके वो मतलब जो जबरदस्ती वाली शिक्षा होती है, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है तो आप उससे जबरदस्ती वो काम नहीं करा सकते। तो अगर किसी का मन उस सब्जेक्ट में नहीं लग रहा है जो वो पढ़ रहा है, तो उसको उस सब्जेक्ट को पढ़ने दीजिए जिसको वो बेहतर तरीके से कर पाता है।
कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी डॉक्टर बन जाए या हर आदमी इंजीनियर बन जाए या हर आदमी जो उसके माता पिता सोचते हैं वो वही बन जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा अपनी जो एबिलिटी होता है उसके अनुसार कार्य करने का मौका उसको नहीं मिल पाता और ये चीज़ पूरी लाइफ में उसको परेशान करती है। ठीक, नेक्स्ट है शिक्षा से व्यक्ति का विकास होता है और समाज बेहतर बनता है। और लास्ट वन है शिक्षा से व्यक्ति परिपक्व और संस्कारी बनता है। संस्कार की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने आदर्श की बात की, संस्कार मिलते हैं परिवार से, ज्यादातर परिवार से, उसके बाद विद्यालय से। परिवार में बच्चा क्या होता है, वो वहाँ अकेला होता है या फिर अपने केवल और केवल परिवारी जनों के साथ होता है जहाँ पर उसे सब कुछ करने की छूट होती है। लेकिन जैसे ही वो विद्यालय में जाता है वहाँ क्या होता है, वो एक समूह का सदस्य बन जाता है जहाँ पर कि उसे समाज के सभी नियमों से परिचित कराया जाता है। अभी देखो जो प्रयोजनवाद दर्शन है, प्रयोजनवाद में क्या है, वो जो सामाजिकता है उसे ज्यादा बल देता है। ठीक है, सामाजिकता यहाँ पर भी है आदर्शवाद में, लेकिन सबसे ज्यादा जो आप फोकस है वो है सेल्फ पर, कि नॉलेज ऑफ सेल्फ, सेल्फ रियलाइजेशन, ये है अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इन द आइडियलिज्म। और वही जो प्रैग्मेटिज्म है वो क्या कहता है, वो कहता है सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, हाउ अ चाइल्ड शुड बिहेव इन सोसाइटी, इन स्कूल, हाउ टू नो द रूल्स ऑफ सोसाइटी, ये सब प्रैग्मेटिज्म में ज्यादा फोकस होता है। तो शिक्षा से व्यक्ति संस्कारी बनता है। संस्कार ज्यादातर परिवार से ही मिलते हैं, जैसा परिवार रहता है बच्चा शुरू से जैसा दिखता है वो स्वयं भी वैसा ही बनता है। ठीक, तो ये जो हेलो हाँ बताओ, ये सेकंड पेपर है। पहले बताओ, पहले ये बताओ बोल कौन रहा है तब हम बताएं। शालू गुप्ता, शालू गुप्ता। अच्छा वैशाली, हाँ तो तुम्हें नहीं पता है ये फर्स्ट है कि सेकंड है? वो मैम अभी बुक्स नहीं लिए ना इसलिए। अच्छा बुक्स नहीं ली हो, सिलेबस मिला है? सिलेबस भी नहीं मिला है? वो मैम सिलेबस अच्छा सिलेबस तो दिया गया था ग्रुप में बेटे। यस मैम, दिया गया है।